अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। आज मेरा प्रोग्राम लाइनअप जो है वो मैं आगे चलकर आपको बताऊंगी, लेकिन अब आगाज़ में एक बड़ी अजीब सी खबर आई है जिस पर बात करना बड़ी ज़रूरी है। मरी सानेहा तमाम लोग वाकिफ़ हैं, हुकूमत ये कहती रही कि जी इसके ऊपर एक्शन होगा, सख्त एक्शन होगा, लेकिन अब बड़ी अजीब व गरीब सी चीज़ हुई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, लेकिन बगैर प्रेस कॉन्फ्रेंस के ही ये अनाउंस कर दिया गया है कि 15 अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 5:30 बजे का टाइम रखा गया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, उस्मान बुज़दार साहब ने एड्रेस करना था इसको, लेकिन 6:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बजाय वज़ीर आला पंजाब का ये वीडियो बयान जारी कर दिया गया। नाम नेहाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या उस्मान बुज़दार साहब डर गए हैं सहाफ़ियों के सवालात से कि उनको नहीं बुलाया गया? सहाफ़ी क्या सवाल करेंगे? क्या वो इस चीज़ से परेशान हो गए, घबरा गए, इस वजह से एक वीडियो पैगाम जारी कर दिया? हालांकि इंतहाई संजीदा नौयत का ये वाक़या और उसके बाद उसी संजीदगी का मुज़ाहरा एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग पंजाब हुकूमत की तरफ से कि उसी तरह से कार्रवाइयाँ इसके ऊपर की जाएंगी। लेकिन ये उस्मान बुज़दार साहब जो ना करें वो कम होता है शायद, और यहाँ पर भी उन्होंने यही किया है कि 5:30 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जगह 6:30 बजे एक वीडियो बयान उन्होंने जारी कर दिया है, ताकि ना सवाल होगा ना फिर शायद कोई मजीद रायता फैलेगा। मोहसिन बिलाल साथ मौजूद है मेरे। मोहसिन, कोई वजह बताइए क्यों ये प्रेस कॉन्फ्रेंस को वीडियो स्टेटमेंट पर तब्दील कर दिया गया और वहीं पर ही बता दिया गया बस अब करना क्या है? जी बिल्कुल, इमरान खान के जो वसीम अकरम प्लस हैं, उस्मान बुज़दार 3.5 साल तक वो अपने आप को तब्दील ही नहीं कर पाए कि किसी बड़े साने पर या इशू पर मीडिया को कैसे फेस करना है। हमें जब ये इंक्वायरी कमेटी बनी थी तो यही बताया गया था कि वज़ीर आला पंजाब खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और जितने भी सवालात मीडिया के जहन में हैं उन सवालात का जवाब देंगे। जबकि आज जब ये साने मरी पर इजलास बुलाया गया था तो उससे पहले हसान हावर ने मीडिया से गुफ्तगू की थी और उनका जो हमने सवालात भी किए तो यही लग रहा था कि शायद अभी सिफारिशात मुरतब होनी है। लेकिन जो हमारे ज़राए हैं उनका ये बताना है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से नोटिस लिया गया है और आज भी जो है वो हुकूमत पंजाब की सरजमिश हुई कि प्लान लेकर आए, तो उस पर जो है वो जल्दी से एक ऐसी रिपोर्ट जो है वो मुरतब की गई और उसके कुछ कानूनी पहलुओं को मद्देनजर रखा गया और ये रखा गया कि आया कुर्बानी का बकरा किसको बनाना है। उसके बाद बताया गया जी कि हसान हावर खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म कर दी गई। फिर मीडिया को ये कहा गया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है और अचानक जो स्टेट टीवी चैनल है उसको एक क्लब में बुला लिया गया और वहां पर वीडियो स्टेटमेंट दे दिया गया और उसमें बता दिया गया कि भाई ये सानिया मरी जो हो चुका है, जो हुकूमती और इंतजामी गफलतें हो चुकी हैं, उसके ऊपर अब हुकूमत की जानिब से पंजाब हुकूमत किया क्या जा रहा है। प्रोग्राम में मेरे साथ आगे चल के मेहमानों में जावेद लतीफ़ साहब साथ मौजूद होंगे, उनसे मैं बात करूंगी, लेकिन आज की जो अहम हैपनिंग है उस पर पहले ज़रा मैं आपको उसकी डिटेल बता देती हूँ, फिर डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब नया मुशीर एहतिसाब ढूंढ रहे हैं, मुतादिद उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ भी कर चुके हैं। वज़ीर आज़म मुशीर एहतिसाब की कारकर्दगी और एहतिसाब अमल की सुस्त रवि पर काफ़ी नाराज़ हैं, बरम हुए हैं। वज़ीर आज़म का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ओपन एंड शट केसेस भी अदम पैरवी के 22 अल्तवा का शिकार हैं। अरबों रुपए चोरी करने वाले ये तासुर दे रहे हैं कि उनका दामन साफ है। क्या हुकूमत का एहतिसाब बयानिया नाकाम हुआ है? शहजाद अकबर की छुट्टी का वक्त आ गया है तो मुतबादिल कौन होगा, इस पर यकीनन बात करनी है मैंने। लेकिन मुल्क की सियासत में इस वक्त 4-4 की तकरार है चारों तरफ। नून लीग के 4 लोग नवाज शरीफ के मुतबादिल बनने के लिए खुफिया मुलाकातें कर रहे हैं। पीटीआई के इस इल्ज़ाम पर नून लीग ने जवाबी वार किया है। एहसन इकबाल साहब दावा कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म बनने के लिए पीटीआई के 4 लोग लाइन में लगे हुए हैं। चारों चाहते हैं इमरान खान की नाकामी पर असेंबलियां न टूटें, बल्कि वज़ीर आज़म बनने के लिए उनके सर पर हाथ रख दिया जाए ताकि निज़ाम चलता रहे। अब नून लीग कह रही है कि मुतबादिल की सियासत पीटीआई के अपने अंदर चल रही है और इल्ज़ाम ये हम पर लगा रहे हैं। सुनिए ज़रा, एक तरफ एहसन इकबाल साहब इशारे दे रहे हैं, दूसरी तरफ फवाद चौधरी हो जाएं, फैसल वाडा हो जाएं, अली नवाज आवान हो जाएं, ये लोग भी मुख्तलिफ लोग बता रहे हैं। यानी पीटीआई के अपने अंदर भी कंफ्यूजन है कि नून लीग वाले कैंप में कौन से 4 लोग हैं जो मुलाकातें कर रहे हैं। जरा ये देख लीजिए, फिर बात का आगाज़ करते हैं। जावेद लतीफ़ साहब साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। जावेद साहब, सबसे पहले तो ये जो बुज़दार साहब ने किया है, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब ने, उनके बारे में ज़रा फरमा दीजिए, क्या राय रखते हैं आप सर? बगैर प्रेस कॉन्फ्रेंस के बता दिया उन्होंने कि सानिया मरी पर पंजाब हुकूमत क्या करने जा रही है। शुक्रिया किरण।
मगर इस पे बात बेचारे पे क्या करनी है, इसके बॉस पे अगर मुनासिब समझें तो उस पे बात कर लें, जो आपने अपने इंट्रो में शहजाद अकबर के हवाले से बात की है। जी जी, मैं आप ये बिल्कुल अगला देखें सवाल करूंगी, कि आप एक कमेंट कर दीजिए पाकिस्तान सानिया मरी पर। मैं वही तो कहूँगा ना कि ये गैर संजीदगी का आलम है कि उस दिन भी एक पार्टी मीटिंग लेते रहे और उधर लोगों की जानें ज़ाया होती रहीं, और आज जो तवक्को थी नहीं किसी को, मगर कुछ लोगों ने तवक्को बांध ली थी कि शायद 4 साल बाद ही कोई होश आ गया हो तो आज कोई अच्छी बात कर दें कि आइंदा की हिकमत अमली कोई बता देंगे, और जिन्होंने इसमें इस जुर्म में शरीक थे उनकी कोई निशानदेही होगी। कि तो आप देख लें सब कुछ जो 4 सालों में तवातर से होता आ रहा है वही आज भी हुआ है। हाँ। मगर जो बात मैं कहना चाहता हूँ, आपने अपने इंट्रो में जी जी। जो को आगाज़ में बात कही थी शहजाद अकबर इमरान वाली। खान के हवाले से कि वो शहजाद अकबर वाली, अब मुझे ये बताएं कि इंतकाम की आग आज भी नहीं बुझ रही 4 साल के बाद, कि आज तो अदारों ने हाथ खड़े कर दिए कि इस हद तक इंतकाम में हम अंधे हो के जो आप कह रहे हैं 4 सालों से हम वो करते भी जा रहे हैं, और पाकिस्तान की मईशत भी डूबती जा रही है। पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी कर दी आपने, यहाँ तक कि एहतसाब कमीशन, क्या नाम है, शहजाद अकबर, शहजाद अकबर जैसा शख्स जो मैं समझता हूँ कि सर पैर ही नहीं था उसका कोई, वो भी बंदा शायद हाथ खड़े कर गया हो कि इससे आगे मैं और क्या करूं, कोई सबूत नहीं होता, आप कहते हो इसको पकड़ लो, इसको छोड़ दो, इसको हटा दो, इसको रख लो। तो आज 4 साल के बाद जो गलत इल्ज़ामात लगाए गए थे कोई एक भी सच साबित नहीं किया जा सकता। हाँ, ये ज़रूर हो गया है कि आज दुनिया की वो कुव्वतें जो पाकिस्तान की खैरखा नहीं थीं, आज आप $1 अरब लेने के लिए उनकी मिन्नतें कर रहे हैं, और वो कुव्वतें जो हैं वो न्यूक्लियर पावर तक रसाई हासिल करने की आपसे डिमांड कर रही हैं। ये आपने सही। 4 सालों में पाकिस्तान का सही। हाल कर दिया है हाँ। कि जो दफाई लिहाज से हम नाकाबिले तस्खीर हो गए थे, जी। आज हमें अपने दिफा के हवाले से, सलामती के हवाले से हाँ। लाले पड़े हुए हैं क्योंकि हमारी मईशत डूब गई है। सही। अच्छा सर, अब ये बताइए मुझे, ये जिस जहाँ पर दावा हो रहा है सारा, एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं पीटीआई में 4 लोग इमरान खान की जगह वजीर आजम बनने की तगदौ में लगे हुए हैं, कुछ इशारे दिए उन्होंने, कुछ नाम, कुछ खुलकर आप बता दें किसकी बात कर रहे हैं? देखिए, मैं तो किरण इस पे बिलीव नहीं करता, इसलिए कि अगर इमरान खान जो है वो अपनी टीम के साथ 4 सालों में डिलीवर नहीं कर सका, तो उसकी टीम में से किसी को सरबराह बनाएंगे तो वो क्या डिलीवर करेगा। मैं तो इस चीज़ का हामी नहीं हूँ कि किसी जमात को तोड़ के कोई जमात बनाई जाए या हुकूमत की जाए। मैं तो ये कहता हूँ कि 4 सालों में जो तजर्बा हो गया है, बस इस पे हाथ खड़े करके पाकिस्तान पर, पाकिस्तानी कौम पर रहम करते हुए साफ शफाफ इंतखाबात की तरफ बढ़ना चाहिए। यही पूरी पाकिस्तानी कौम की सर डिमांड है। बनाए जाएं यही या बनने की पाकिस्तानी ख्वाहिश में हैं 4 लोग, जिनकी मुस्लिम लीग नून के दीगर लोग बात कर रहे हैं, एहसन इकबाल साहब जिनकी बात कर रहे हैं, तो ये आप बनाए जाने पर बात कर रहे हैं या ये खुद ख्वाहिश रख रहे हैं, तगोदौ में लगे हुए हैं? सर उनके बारे में जानना ये चाह रही हूँ, दोनों वो चीजें कौन है बकौल जावेद किरण लतीफ जी? किरण 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 दोनों चीज़ें ही हैं कि ख्वाहिश उस वक्त पैदा होती है जब किसी जगह से उम्मीद की किरण नज़र आ रही हो या इशारा कोई मिल रहा हो। तो मैं समझता हूँ कि तो इशारे मिल रहे हैं क्या वो सर कहीं शायद से? ये भी समझते हो कि जिस तरह जी इशारे मिल रहे हैं क्या सर कहीं से? ये तो परवेज़ खटक बता सकते हैं बेहतर, जो वक्त के प्राइम मिनिस्टर के सामने न सिर्फ खुल के बोलते हैं बल्कि उन पर अदम एतमाद भी करते हैं। ये तो वो बेहतर बता सकते हैं वज़रा जो अपनी प्राइवेट महफ़िलों में वो तज़किरे करते हैं कि शायद मैं भी नहीं कर सकता। ये तो वो बेहतर बता सकते हैं जो कह रहे हैं कि जमात के अंदर तमाम अरकान जो हैं चंद एक के सिवा, वो समझते हैं कि हम अपने हलकों में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह गए इन 4 साला कारकर्दगी की वजह से, और इमरान खान के
झूठे दावों की वजह से। हाँ। आज गवर्नेंस का हाल देख लें, तो सर आज ये पाकिस्तानी कौम आप जिस लोग तो महंगाई एक की पीटीएम चक्की में पिस बनाकर रही है। हुकूमत को गिराने के लिए निकले हुए हैं ना सर, तो ये जो 4 लोग या जो लोग जिन वज़रा के बारे में आप बात करें, एक्सपोज करें उनको, बताएं कौन है, क्या बात करते हैं सर। देखिए किरण, मैं जो बात कह रहा हूँ ना, मेरा ख्याल है कि किसी इल्ज़ाम तराशी के बगैर मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जो दावेदार थे कि हम एक पेज पे हैं, अगर और DGISPR का स्टेटमेंट आया कि हम मुंतखब हुकूमतों के साथ होते हैं, ये बड़ी अच्छी बात थी और खुशाइंद थी। काश 70 सालों में जितनी मुंतखब हुकूमतें आईं, ये रवैया या ये जज्बा उस वक्त भी देखने को मिलता तो शायद पाकिस्तान आज बेहतर पोजीशन में खड़ा होता। मगर तमाम तर काविशों के बावजूद, एक पेज पे होने के बावजूद, इन 4 सालों में आप देख लें कि पाकिस्तान का इसके बावजूद हशर क्या हो गया। और तमाम सपोर्ट मिलने के बावजूद भी कोई ये डिलीवर ना कर सके, वो एजुकेशन सेक्टर वो हेल्थ सही। सेक्टर हो, वो दिफा का सेक्टर हो, वो आलमी सतह पर तन्हाई का जी, जी। आप देख लें, कश्मीर का इशू देख लें, कोई इशू देख लें आप, लेकिन सर तमाम मसला ये अदारों ऐसा का लग रहा है एक कि अभी पेज पे हुकूमत के होने लिए के भी और बावजूद मुस्लिम लीग नून के लिए भी, यानी ऑपोजिशन के लिए भी, ये मुतबादिल वाली डिबेट ज़्यादा इंपॉर्टेंस इख्तियार कर गई है बजाय इसके कि जो मसाइल हैं सर। अब ये आपके मुताबिक सर फैसल वाडा के बताए गए 4 नामों में से 3 ऐसे हैं जिनकी नवाज शरीफ के मुतबादिल बनने की ख्वाहिश नहीं होगी। एक और वो एक कौन है सर जो ख्वाहिश भी रखता है, मुलाकातें भी कर सकता है सर? नहीं किरण, मैं आपको एक अर्ज़ कर दूं कि माजी में इन 4 सालों से पहले जो मुस्लिम लीग नून थी, वो इन 6 सालों में और ख़ास तौर पर 2017 के बाद ये वो मुस्लिम लीग रवायती मुस्लिम लीग नहीं है। ये एक इनकलाबी जमात बनकर सामने आई और आपने देखा कि वर्कर के ज़ोर पर, वर्कर के प्रेशर पर और पार्टी के जो अरकान असम्बली थे, उन्होंने भी ये महसूस किया कि हमें पाकिस्तान के लिए डिलीवर करना चाहिए। जब वो पीछे देखते हैं वर्कर को तो उनको हौसला मिलता है, उनका अरकान असम्बली को भी, कि हम सही सिमत पे और सही लीडर की क़यादत में हम जो करने जा रहे हैं इसी में पाकिस्तान की भलाई है। वो तीन नाम बता दीजिए ना जो फैसल वाडा साहब कह रहे हैं, जिनकी ये ख्वाहिश नहीं है, जिन पर फैसल वाडा साहब इल्जाम लगा रहे हैं। मैं अगर इजाज़त दें जी जी, तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जमातों के अंदर अगर किसी को कोई इशारा मिले या इशारा किया जाए, और ख़ास तौर पर आज से 3 साल पहले बहुत से इशारे किए गए होंगे और बहुत से ने इशारे कबूल भी किए होंगे, मुलाकातें भी हुई होंगी, मगर पार्टी के अंदर नवाज शरीफ की मजबूत क़यादत और उनके मजबूत एक बयानिए की वजह से और उसको जो पजीराई रोज़ बरोज़ बढ़ रही है उनकी, और पब्लिक में उनकी मकबूलियत बढ़ रही है, लोगों की तवक्कुआत उस नवाज शरीफ से जो बढ़ रही हैं, ख्वाहिश अगर किसी के दिल में थी भी तो वो भी इजहार नहीं कर सकेगा। नहीं, मेरी बात तो सुन लेना, ये ख्वाहिश तो किसी की भी हो सकती है। अगर आप बार बार किसी पार्टी वर्कर को कहेंगे कि आप भी हो सकते हैं तो ये किसी की ख्वाहिश जन्म ले सकती है, मगर मैं आपको ये कह रहा हूँ कि नवाज शरीफ के होते हुए किसी की जुर्रत नहीं है कि उसका इजहार भी नवाज शरीफ के सामने कर सके। ठीक, बहुत शुक्रिया सर। प्रोग्राम में थे जावेद लतीफ़ साहब, सदाकत अली अब्बासी साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। सदाकत साहब, खुशामदीद कहूँगी सर आपको प्रोग्राम में। सबसे पहले तो ये ज़रा ये नया मुशीर एहतिसाब ढूंढा जा रहा है, वज़ीर आज़म इंटरव्यू क्यों कर रहे हैं, क्या शहजाद अकबर नाकाम हो गए? जी किरण, बहुत शुक्रिया, ये आपकी खबर है, मुझे तो अंदर से कोई ऐसी खबर नहीं आई, लेकिन हमारे यहाँ जितने भी मिनिस्टर्स हैं, चाहे वो सीनियर मिनिस्टर हैं या कोई एडवाइज़र है, सबकी नौकरी परफॉर्मेंस बेस्ड होती है और उसका जज करना प्राइम मिनिस्टर का ये इस्तेकाक भी है। लिहाजा किसी की पक्की नौकरी नहीं होती, यहाँ पे कोई ख़ानदानी निज़ाम तो है नहीं, लिहाजा जो उनकी तवक्को के मुताबिक काम करेगा वो स्टे करेगा और जो नहीं होगा उसकी जगह नया बंदा आ जाएगा। मेरा ख्याल है ये तो यानी आपकी पार्टी की पॉलिसी है, तो इट मींस कि अगर ये हो रहा है, जो कि हमारी खबर है और हम उस पर स्टैंड करते हैं, अगर ये हो रहा है तो इट मींस कि शहजाद अकबर नाकाम हो गए, तभी अब कोई उनका मुतबादिल ढूंढा जा रहा है सर।
देखें, एक वक्त असद उमर थे, वजीर खजाना थे, वो हट गए, आपने कहा वो नाकाम हो गए, लेकिन वो वहाँ से उनकी जगह नया बंदा आ गया, वो प्लानिंग में चले गए। शहजाद साहब के बारे में मेरे हटने या हटाने की तो कोई खबर ऐसी नहीं है। आपने जो खबर दी है कि हो सकता है कि उनको असिस्ट करने के लिए कोई एक और स्पेशल असिस्टेंट लगा दें या कोई वजीर मुमलकत लगा दें, तो ये बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो हो सकती हैं। खबर आपकी सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, लेकिन मैं आपको बताऊं जनरली इमरान खान साहब के सामने कोई दोस्ती, कोई रिश्तेदारी, कोई ताल्लुकदारी, कोई पार्टी से एफिलिएशन, मैंने ये नाकामी वाली बात इसलिए की क्योंकि आपने आगाज में कहा कि हमारी पार्टी में परफॉर्मेंस बेस्ड हो रही होती है सारी चीजें, तो जिसने परफॉर्म नहीं किया वो घर जाएगा। खान साहब इनफैक्ट ये कह भी चुके हैं। तो अगर आप ही की बात को मैं आगे बढ़ा लेती हूँ तो फिर यही मतलब निकलता है ना कि वो परफॉर्म नहीं कर पाए। सर वैसे आपके इल्म में है नहीं, लेकिन क्या आप के पास कोई ऐसी खबरें, इत्तलात, अगर शहजाद अकबर का मुतबादिल कोई बन रहा है, कोई बनने जा रहा है, कौन हो सकता है वो, क्या समझते हैं आप? देखिए ना, पहली स्पेकुलेशन ये है कि शहजाद अकबर को तब्दील किया जा रहा है, और उससे बड़ी स्पेकुलेशन है कि कोई उनकी जगह नया आ रहा है। सर मैं तो खबर दे रही हूँ आपके पास, आपको मेरे पास खबर है। नहीं, मैंने ये कहा, आपने जो कहा ना कि किसी की परफॉर्मेंस से कोई बेहतर परफॉर्मर भी आ सकता है, तो वो उसकी नाकाम होना नहीं होता, लेकिन ये एक रिलेटिव टर्म है कि आप यू आर परफॉर्मिंग वेल बट समबडी कैन परफॉर्म बेटर देन यू, तो वो ही कैन रिप्लेस यू। तो ये सारी बातें, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये सारी क्या स्पेकुलेशंस हैं, और इस पे मैं क्या बात कर सकता हूँ। मेरी बात जो है वो हुकूमती तर्जुमान की सही, आपके पास खबर नहीं है, ये आपके इल्म में नहीं है, तो फिर इस पे मजीद आगे बात करना सर फजूल हो जाता है। सर ये मुस्लिम लीग नून वाला वाक़या, ये आप तो उन पर मुलाकातों का इल्जाम लगा रहे थे, अब नून लीग की सुन रहे हैं आप, वो कह रहे हैं पीटीआई में 4 लोग इमरान खान की जगह वजीर आजम बनने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। मुतबादिल की सियासत पीटीआई के अंदर चल रही है और इल्जाम ये हम पर लगा रहे हैं, ये आप लोगों के लिए कह रहे हैं नून लीग वाले। देखें, इमरान खान अल्हम्दुलिल्लाह सेहतमंद हैं, वजीर आज़म की जगह पे बैठे हुए हैं, कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई ऐसा मसला नहीं है। जबकि नवाज शरीफ डिस्क्वालिफाइड हैं, वो मुल्क से भागे हुए हैं, सजा याफ्ता हैं। पार्टी जो है वो नवाज शरीफ उनके लिए बोझ बने हुए हैं, नवाज शरीफ पे करप्शन साबित हुई हुई है, नवाज शरीफ का मुल्क में आना और मुल्क से चला जाना, ये सारी बातें पार्टी के लिए बोझ है। जबकि इमरान खान हमारी पार्टी का स्टार है, हमारी पार्टी के बानी हैं, और उनका कोई रिप्लेसमेंट पाकिस्तान में नहीं है। लिहाजा ये 2 पैरेलल्स बिल्कुल गलत है। नवाज शरीफ का ताहयात सजा याफ्ता, ताहयात नाअहल होना एक बड़ी रुकावट है, और वो लोग जो है वो डील करना चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि नवाज शरीफ खानदान चूंकि बदनामी का बायस बन रहा है उनके लिए, इसलिए इमरान खान हमारे लिए सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। इमरान खान को कौन रिप्लेस कर सकता है? आप नाम लें, मैं सरेआम कहूंगा वो इमरान खान के कोई भी एक बंदा हमारी पार्टी का, इमरान शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, अली जैदी या परवेज खट्टर, क्योंकि ये एहसन इकबाल साहब इशारे दे रहे हैं ना, जिन एरियाज के वो नाम ले रहे हैं, वो यही चारों बनते हैं, वहां से उन्हीं के हल्के बनते हैं। ये चारों बहुत मोतबर हैं, बड़े मुअज़्ज़ज़ हैं, लेकिन चारों मिलकर इमरान खान का 5% भी नहीं है, ये मैं आपको बता सकता हूँ बड़े बड़े दबंग तरीके से। सर कोई इस तरह की सोच है वैसे पार्टी के अंदर? अगर जो पीडीएम जो ऑपोजिशन बात कर रही है सर, तहरीक अदम एतमाद की बात कर रही है, अगर ऐसी कोई सूरत हाल होती है तो इनमें से कोई नाम? देखें, पिछले मंडे को मीटिंग हुई थी जिसमें मैं था, जो पॉलिटिकल मीटिंग है, कल फिर मीटिंग है, लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं पार्टी का बड़ा 2006 से पार्टी का प्रेसिडेंट हूं, और मुख्तलिफ किसी की अल्लाह माफ करे पीटीआई में इमरान खान साहब की मौजूदगी में कोई सोच भी नहीं सकता। अगर वो सोचेगा तो वो अपने पाँव पर बहुत बड़ा कुल्हाड़ा मारेगा। दूसरी बात, वजह क्या है? क्या वजह इमरान खान साहब नाकाम हो गए? क्या वजह कोई और हमारा इमरान खान साहब से ज्यादा बेहतर मुल्क में मकबूल है, या ज्यादा पॉपुलर है, या ज्यादा उसकी होल्ड है? तो ये नहीं है। जबकि नवाज शरीफ साहब के केस में ख्वाजा आसिफ साहब हैं, शाहिद खाकान साहब हैं, एहसन इकबाल साहब हैं, राना तनवीर साहब हैं, ये अपनी प्राइवेट मीटिंग में कहते हैं कि हमारे साथ बैठ के कहते हैं कि जी ये नवाज शरीफ साहब, ये खानदान हमारे लिए एक लायबिलिटी बना हुआ है, हमने अगला इलेक्शन लड़ना है, हम इस बोझ के साथ आगे नहीं जाना चाहते। तो ये तो उनकी प्राइवेट मीटिंग में चलता है। जबकि इमरान खान साहब के बारे में जितने आपने नाम लिए मेरे मुअज़्ज़ज़ दोस्तों के, वो सारे इमरान खान को अपना कायद मानते हैं, लीडर मानते हैं, और मेरा ख्याल है ये ऐसे ही तो जवाब है। वो चूंकि जी वो एक और बात है किरण, वो डील करना चाहते हैं, वो डील मांगते हैं, और डील में उनकी रुकावट ये आ रही है कि नवाज शरीफ साहब याफ्ता है, तो वो कहते हैं नवाज शरीफ को छोड़ दें, हमें डील दे दें।
तो ये वो NRO है। अच्छा और सर, वो ये अपने आप को नून लीग के 4 लोगों की खुफिया मुलाकातें, इनकी बातें हर दूसरा बंदा कर रहा है सर। इनफैक्ट आप अभी कर रहे हैं, आप बता रहे हैं कि उनकी मीटिंग्स में, प्राइवेट मीटिंग्स में क्या बात हो रही होती है, लेकिन इन 4 लोगों के जो नाम है ना, उस पर अलग अलग लोग अलग बात कर रहे हैं। अभी आपने कुछ मुख्तलिफ नाम लिए, अली नवाज साहब कुछ और नाम दे रहे हैं, फैसल वाडा साहब कुछ और नाम दे रहे हैं। सर ये कंफ्यूजन क्यों है? देखें, ये इस तरह की बातें होती हैं कि जिनको हम साबित नहीं कर सकते, और इसलिए हम बाकायदा नाम नहीं लेते। कोई ज़ाहिर है, कोई आदमी कोर्ट में भी जा सकता है, कोई आपको सू भी कर सकता है कि जी फलान जगह पे फलान मीटिंग हुई। ये बातें वो हैं जो सियासी हैं, लेकिन वो 4 हैं या 5 हैं, कौन से 4 या 5 हैं ये उनको भी पता है, हमें भी पता है। लेकिन मजबूरी होती है, कुछ कानूनी आपको लिमिटेशंस होती हैं कि आप डायरेक्ट नाम नहीं ले सकते, और एक बंदे की रिस्पेक्ट भी होती है। अदरवाइज ये सबको पता है कि पहली जुम्मे वाले दिन पहली रो में और जुमरात वाले दिन पहली रो में 4 कौन बैठे हुए थे। ये आप वीडियो निकाल के देख लें असेंबली में। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका। सदाकत प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ नाज़रीन। ब्रेक के बाद जब वापस आऊँगी तो उस्मान मिर्ज़ा केस के हवाले से मैंने बात करनी है, इसके साथ साथ मुजफ्फराबाद में वायरल वीडियो का जो मामला है इस पर बात करनी है। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ नाजरीन। कोविड की वजह से वही हो गया है जिसका डर था। बड़ी सख्त पाबंदियाँ हैं, इनका ऐलान कर दिया गया है। 10% से ज़ायद शरह वाले शहरों में इंडोर तकरीबात पर पाबंदी है। आउटडोर में भी सिर्फ 300 अफराद शिरकत कर सकेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है ना, इस वक्त एक तरफ पेरेंट्स जो हैं उनमें बड़ी स्पेकुलेशन है क्या होने जा रहा है स्कूल्स का, और दूसरी तरफ है हमारा PSL जिसकी ऑनलाइन टिकटिंग का आगाज़ हुआ। सब कुछ बिक भी गया, लेकिन फिर उसके बाद अब पता चला है, अब NCOC का फैसला यह है कि 25% जो पब्लिक है वहाँ पर आ सकेगी, यानी कि तकरीबन 8,000 के करीब लोग वहाँ पर आ सकेंगे। और 32,000 की कैपेसिटी का गालिबन ये होता है, सिर्फ 8,000 लोग शिरकत करेंगे। अब इनको अकोमोडेट कैसे किया जाएगा? जिन लोगों ने टिकट्स खरीद ली हैं उनके साथ क्या होगा? किस तरह से उसे वापस किया जाएगा? और कौन लोग जो हैं उनको वो 25% कौन से खुशनसीब होंगे जिनको इजाज़त दी जाएगी? इस पर अच्छा तजिया भी कर सकते हैं और हमें अच्छी खबर भी दे सकती हैं सवेरा पाशा, एंकर पर्सन, स्पोर्ट्स एनालिस्ट के लिए बहुत शुक्रिया सवेरा। क्या होने जा रहा है भाई, किन को अकोमोडेट किया जाएगा? कौन से 25% लोग हैं जो जा सकेंगे मैच देखने? सबसे पहले तो ये कि ये फोर्स ही हम कर रहे थे किरण। अभी भी शायद हमें जो है थोड़ा सा एहतियात रखनी चाहिए, बिकॉज एक हफ्ता बाकी है। यू नेवर नो कि बिल्कुल 0 हो जाए परसेंटेज, ये भी हो सकता है। क्योंकि कराची में बहुत तेजी से बढ़ रहा है और शुरू भी से हो रहा है। जिस तेजी से बढ़ रहा है इस वक्त कोविड, तो ये बिल्कुल हो सकता है। बट अब ये कि 8,000 लोग अलाउड होंगे, अभी तक सिर्फ कराची की बात हो रही है, बिकॉज जब PSL लाहौर की तरफ जाएगा तो लाहौर में फिर से उसको असेस किया जाएगा और NCOC फिर से उसका जवाब देगी। बट एक और चीज़ मुझे दिखती है, एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, कि शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गई, बिकॉज आप भी कराची में रहती हैं, मैं भी कराची में रहती हूँ। कितने बिलबोर्ड्स दिख गए PSL के हवाले से, कितनी चर्चे दिख गई PSL के हवाले से, नहीं एग्जैक्टली पूरे शारे फैसल पे कटआउट्स होते हैं, लोगों ने रश लगाया हुआ होता है, एक उधम मच रहा होता है, राउंड अबाउट सजे हुए होते हैं, कुछ नहीं हो रहा। जब वेस्ट इंडीज आई थी और जब मैदान खाली दिखे थे, जब नहीं आए थे स्पेक्टेटर्स, उस वक्त बड़ी बात हुई थी कि क्यों नहीं आए। आपने PSL के लिए भी कोई भी ऐसी तैयारी नहीं की हुई। तो अब NCOC के फैसले से मुझे लगता है थोड़ा सा रिलैक्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हुआ होगा कि इतने शायकीन भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 8,000 की कैपेसिटी। बट स्टिल सवेरा, ये 2 दफा हो चुका है, ये 3rd टाइम होगा। फिर 5th वेव में फिर हम उसी तरफ जा रहे हैं, लोगों को कम कर रहे हैं, या आप तो और भी आगे की बात कर रहे हैं कि हो सकता है कि बिल्कुल ही मामला जो है वो खत्म हो जाए। तो हम प्लान B क्यों नहीं बनाते कि पिछला कंसेक्यूटिव 3रा साल है जिसपे प्लान B नहीं है, बस NCOC के फैसले का इंतजार था। इनफैक्ट रिलैक्स हो रहे हैं आप बता रही हैं इस बात पर। नहीं, बट प्लान B है। प्लान B इस तरीके से है कि अगर हम पिछले PSL की बात करते हैं, PSL 6 की या PSL 5 की, दोनों कोविड की वजह से हॉल्ट हुए थे, रुक के फिर से उस वक्त प्लान B नहीं था PCB के पास। इस वक्त प्लान B है PCB के पास। उन्होंने अपने रिजर्व प्लेयर्स रखे हुए, पूरा प्लेयर्स का पूल है कि अगर किसी को कोविड होता है उस खुदाना खास्ता उस कैंप में, तो उसको आइसोलेट कर दिया जाएगा, दूसरों को ऑब्जर्व किया जाएगा। PSL को अगर ऑल टुगेदर डैमेज कहीं होता है तो 7 दिन का ब्रेक आएगा और 7 दिन के बाद फौरन रिज्यूम कर लिया जाएगा। सो दिस इज देयर प्लान B। तो PCB इस दफा प्लान B के साथ जरूर चलें। दैट्स ग्रेट, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। यहाँ क्विकली नाज़रीन अगले सेगमेंट की जाने बढ़ रही हूँ, बात करने जा रही हूँ अब उस्मान मिर्ज़ा केस के हवाले से।
कहते हैं ना कि एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, तो यहाँ पर भी सिचुएशन कुछ ऐसी ही हुई है। लड़की भी मुकर गई है, लड़का भी मुकर गया है, इनफैक्ट अपने आप को पहचानने से इनकार कर दिया है। अपनी आवाज़ के लिए खातून ने ये तक कह दिया है कि जी एक दुनिया में 7 चेहरे होते हैं। बहरहाल हम काफ़ी दिनों से ये बात कर रहे हैं कि क्या प्रेशराइज़ किया गया है या किस तरह की कोई बात सामने आई है, क्या हो रहा है ये। हसन जावेद साहब साबिक वकील हैं इस जोड़े के, वो मेरे साथ मौजूद हैं। मैं आपको खुशामदीद कहूँगी सर। अब जब सर जो सिचुएशन इस वक्त देखी जा रही है, मुतासरा जोड़ा इस वाक़े से बिल्कुल ही इनकारी हो गया है, तो सर ये केस मज़ीद कितना कमज़ोर हो गया और क्या इस जोड़े के ख़िलाफ़ अदालत कोई कार्रवाई कर सकती है, क्योंकि स्टेट इसमें सर है इन्वॉल्व। जी बहुत शुक्रिया मिस किरण। मैंने प्रीवियसली भी आपके साथ जो हमारे 1-2 प्रोग्राम्स हुए उसमें हमने ये बात की थी कि इस केस में बेसिकली कंप्लेनेंट जो है वो स्टेट है, रियासत इसकी मुद्दई है। SHO उस वक्त के जो थे थाना गोल्डा शरीफ के, वो इसके कंप्लेनेंट हैं और उन्हीं की कंप्लेंट के नतीजे में जो है इस पूरे ट्रायल को कोर्ट जो है वो परस्यू कर रही है। तो दीगर विटनेसेस की तरह विक्टिम्स भी इसके प्रोसिक्यूशन की जानिब से विटनेस के तौर पे उन्होंने पेश होना था और वो विटनेस उसके अंदर पेश हुए हैं और पेश होने के बाद जो सिचुएशन है वो सारी कोर्ट के सामने, आपके सामने और मीडिया के सामने भी है। जी अभी सिचुएशन ये है कि मैंने लास्ट डिस्कशन में भी जिस तरह आपके साथ गुजारिश की थी कि इस केस में कोर्ट ने पूरी की पूरी एविडेंस को, तमाम के तमाम गवाहान को, फोरेंसिक रिपोर्ट्स को, फोटोग्रामेट्री टेस्ट को, जो दीगर रिपोर्ट्स हैं, जो डिजिटल फोरेंसिक और साइंसेस हैं, उनको भी, विक्टिम्स की स्टेटमेंट्स को भी और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स की स्टेटमेंट्स को भी मिलाकर उन्होंने जो है पूरी एविडेंस का फैसला करना है। लिहाजा ये जो सिचुएशन गुज़श्ता डेट के बाद से अराइज हुई है, जिसके ऊपर कोर्ट इस ट्रायल को लेकर चल रही है, कोर्ट इन विक्टिम्स की स्टेटमेंट, जिस तरह मैंने पहले भी कहा था कि इसकी अहमियत अपनी जगह पर मौजूद है विक्टिम्स की स्टेटमेंट्स की, लेकिन इवन देन कोर्ट इसको कंप्लीटली देखेगी। ऑथेंटिसिटी, ट्रुथफुलनेस ऑफ द ईच एंड एवरी विटनेस जो है उसको असरटेन करना और उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड करना जो है ये कोर्ट की रिस्पांसिबिलिटी होती है। इसलिए जो कोर्ट इस ट्रायल को कंडक्ट कर रही है, इसके बाद इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स ने भी आना है। केस कमजोर नहीं होगा इस बात से? लड़का लड़की जो अपने बयान से मुकर गए, क्योंकि बड़ी सख्त दफात इसके अंदर लगाई हुई हैं इस केस में सर। देखिए, मैं इस पे जाहिर है जब बेटर सब्जुडिस बिफोर द कोर्ट है तो इसके ऊपर हम कोई इसके फॉर अगेंस्ट कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि इसकी अहमियत के पेश नजर बड़ा अहम पार्ट था इस पूरे ट्रायल का। लेकिन ये जो नई सिचुएशन राइज हुई है, कोर्ट इस पूरी तमाम गवाहान की स्टेटमेंट्स की ट्रुथफुलनेस, जेन्युइननेस को चेक करना, उसको देखते हुए फिर आगे हम देखेंगे कि क्या होने जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका। हसन जावेद से मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ नाज़रीन, ब्रेक के बाद आती हूँ। वेलकम बैक नाज़रीन। सोशल मीडिया पर कल रात ये बड़ी अजीबोगरीब वीडियो वायरल हुई है जिसमें एक लड़का लड़की गाड़ी में मौजूद हैं। कुछ नौजवान लड़के दोनों को हिरासा कर रहे हैं। लड़के को गिरेबान से पकड़कर गाड़ी से बाहर खींच रहे हैं, गलीज गालियां दे रहे हैं, खातून को थप्पड़ मार रहे हैं, उससे मोबाइल छीन रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं। खातून रो रही है, चीख चिल्ला रही है कि भाई ये मेरे शौहर हैं, आप क्यों मार रहे हैं। लेकिन उन लड़कों पर जुनून तारी है, बदतरीन तशद्दुद कर रहे हैं। लड़का कह रहा है कि मारो मत, पैसे मैं दे रहा हूँ आपको। बहरहाल मुजफ्फराबाद सिटी पुलिस ने 12 घंटों में इन औबाश नौजवानों को गिरफ्तार किया है और पुलिस ये बता रही है कि ये जिस एरिया में ये वाक़या हुआ है, ये सेटेलाइट टाउन लंगरपुरा का वो इलाका है जहाँ पर लोग ड्राइविंग सीखने आते हैं। ये जोड़ा भी वहाँ पर इसीलिए आया हुआ था, ये मकामी जोड़ा है। मेरा सवाल ये है कि तशद्दुद करने वाले जो ये लोग मौजूद हैं, ये अथॉरिटी इनको किसने दी है कि लोगों की ज़ाती ज़िंदगी में मुदाखलत करें, अपनी अदालत लगाएं, खुद जुर्म अज्यूम करें, खुद फैसला सुना दें, खुद सजा भी दे डालें। वर्ड सिचुएशन पर भी अगर आप बहुत ही वर्ड सिचुएशन सोच लेते हैं, उसके लिए भी पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे मौजूद हैं। आपको कोई शिकायत है तो उनके पास जाएं। लेकिन ये जुनूनियत, बदमाशी, गुंडागर्दी की इजाज़त किसने दी है? औरत पर हाथ उठाने की इजाज़त किसने दी है? कौन कहाँ किसके साथ क्या कर रहा है ये जानने की अथॉरिटी आपको किसने दी है? या ये मुजरिमाना ज़हनियत है जो लोगों को डरा धमका कर, बेइज्जत करके, ब्लैकमेल करके लूट मार करते हैं? ये लाइन कौन दे रहा है? बिलाल कुतुब साहब मेरे साथ मौजूद हैं।
बिलाल साहब, ये बड़ी तकलीफ दे वीडियो है, और उसके बाद इन लड़कों को जब पकड़ा है तो ये कह रहे हैं जी बस गलती हो गई, बस गलती हो गई। शर्मिंदगी अभी भी नहीं है। कहाँ से आ रही है जुनूनियत माशरे में? हर कोई बस अपनी अदालत लगा रहा है, खुद फैसले सुना रहा है, खुद सजाएं मुकर्रर कर रहा है। बिलाल साहब, बहुत शुक्रिया। देखिए, हमने तो कई दफे ऐसे लोगों को पकड़ा है और उसको रिपोर्ट भी किया है जो कि मस्जिद के अंदर बिलाल कुतुब क्राइम साहब, कर रहे आपकी थे। सही नहीं पहुंच रही है। मैं दोबारा राब्ता कर रही हूँ आपसे। यकीनन ये बड़ी तकलीफ दे फुटेज है। पुलिस की जानिब से गिरफ्तारी भी हो चुकी है। अब जो करार वाकई सज़ा है वो भी दी जाएगी, ये बात की गई है पुलिस की तरफ से। और पुलिस साथ साथ ये भी कह रही है कि कानून को किसी को भी हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। लेकिन जो लोग ये हरकतें कर रहे हैं उनको लाइन कहाँ से मिल रही है? ये कौन सी जुनूनियत है? ये कौन सा पागलपन है जो आपको ये सब करने पर मजबूर कर देता है? या फिर ये ब्लैकमेल करने का एक तरीका है, लोगों को डराने धमकाने का एक तरीका है, उनसे पैसे बटोरने का एक तरीका है? बिलाल कुतुब साहब, कमेंट कीजिएगा। देखिए, हमारी इसके ऊपर एक पूरी तारीख है और ये तारीख जो है ये तकरीबन पिछले 50 से 100 साल तक पुरानी है। हमने तो पाकिस्तान में ऐसे केस कई रिपोर्ट किए हैं। उनको छुड़ाने वाले जो है वो भी मजहबी तबका ही होता है और वो फिर अल्लाह के नाम पे आपसे माफी मांग रहे हैं। आपको याद होना चाहिए कि मिडिल ईस्ट के अंदर कुछ साल पहले तक ऐसी पुलिस बाकायदा सरकारी तौर पर मौजूद थी जो लोगों को मॉरल और इमोरल काम के लिए जो थी वो सजाएं देती थी, पकड़ती थी, नकानामे चेक करती थी, उनके रिश्ते पूछती थी। उसमें बहन भाइयों को सजाएं जो है वो दी गई और आखिरकार वक्त के साथ, क्योंकि माशरे की अपनी डायनामिक्स होती है, उनको भी इस बात से वापस यू टर्न लेना पड़ा। मुझे नहीं समझ में आती कि हम मजहबी तबका जो है ये हमेशा देर कर देता है समझने में चीजों में कि माशरे की डायनामिक्स में आप किसी के ऊपर मॉरल कानून अपने हाथ में लेके या सरकार के हाथ में देकर आप इंप्लीमेंट इस जालिमाना तरीके से नहीं कर सकते। लेकिन जब हमने अपने बड़ों से यह सीखा है तो फिर अवाम भी उसको शायद अपना हक समझने लग गई है। इस पे सबसे ज्यादा जो इफेक्टिव आवाज होगी वो हमारे मुफ्ती आजम पाकिस्तान की होगी कि वो इस पे फतवा दें और उलमा इकराम जुमे का इस पे खुतबा दें कि कोई भी शख्स किसी को शक की बुनियाद पे या दलील की बुनियाद पे कतई तौर पे अपने हाथ से सजा देने का किसी सूरत भी मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ये बात सिर्फ अब पुलिस तक नहीं रह गई। मेरे ख्याल में इसमें सोशल मीडिया को, सोशल लोगों को और सबसे ज्यादा मजहबी लोगों को आकर अपना यू टर्न बताना पड़ेगा और किए हुए पे माफी मांगनी पड़ेगी। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप। बिलाल भाई, एक और इशू भी है मेरे पास आपसे बात करने के लिए। मैं ज़रा चाह रही हूँ नाज़रीन को फिर इस पर बात करते हैं। तो भाई नाज़रीन, ऑनलाइन एजुकेशन का चर्चा पुराना हो गया है। अब ऑनलाइन न्याज और दुआ का ज़माना आ गया है। ना दरबार जाने की ज़रूरत है आपको, ना इंतज़ार करने की ज़हमत है। अकाउंट मौजूद है, पैसे भिजवाइए और दुआ करवाइए। लाहौर के इस नौजवान ने ये अनोखा बिजनेस मुतारिफ करवाया है। उनके पास 25, 45 और $100 के 3 पैकेजेस हैं। पहले पैकेज में दरबार पर दुआ होती है, दूसरे पैकेज में दुआ के साथ चिराग का भी एहतमाम कर दिया जाता है इनकी तरफ से, और तीसरे पैकेज में लंगर भी तकसीम कर दिया जाता है। बिलाल भाई, इस नौजवान ने ये जो अनोखा कारोबार शुरू किया है, क्या कहेंगे आप? कितना क्रेडिट देते हैं इसको? मैं तो इसको बड़ा ही क्रिएटिव समझता हूं, लेकिन मेरे ख्याल में इस बात में कोई चंबा नहीं है। हल्की सी जो हमारे इस दोस्त ने है वो थोड़ी सी गलती की है। अगर ये सिर्फ ये बयान दे देता कि मैं दुआ के पैसे नहीं मांग रहा, मैं अपने वक्त के पैसे मांग रहा हूं, तो ये बिल्कुल उलमा इकराम और मजहबी तबके के यहाँ काबिल कबूल बात होती। क्योंकि जो इमाम मस्जिद होता है उसको भी कहा जाता है कि नमाज पढ़ाने के पैसे नहीं, ये जो अपना वक्त वहां लगा रहे हैं उसके पैसे ले रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो सदियों से ये वाकया जो है, ये मामला जो है पैसे लेकर दुआएं मांगने का दरबारों पे चलता है। और अब तो हमारे यहाँ ऐसे पीर बाबे भी आ गए हैं जिनके पास दरबार नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो ऑनलाइन और ऑफलाइन भी पैसे लेकर दुआएं मांगते हैं। मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर अगर पहले किसी मजहबी तबके ने रद्द-ए-अमल नहीं किया तो एक डिजिटल दुआ मांगने वाले इस बच्चे के ऊपर रद्द-ए-अमल करने की हमें क्यों जरूरत महसूस हो गई। ये रवाज, ये रवायत बहुत अरसे से है। सही है या गलत है ये बिल्कुल अलग बात है। दम करने के लिए पैसे जो है वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
इसको रोका नहीं, क्योंकि वो जो बकरियां ली थी उसमें से आपने अपना हिस्सा भी लिया। लेकिन दूसरी तरफ जब हजरत उमर खत्ताब उम्रे के लिए जा रहे थे, हज के लिए या उम्रे के लिए जा रहे थे, तो आपने कहा था छोटे भाई मेरे लिए भी दुआ करना। अब दुआ करना जो है ये एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान की गर्दन पे हक है। क्या इस हक का माल के साथ तनासुब या जोड़ या इक्वालिटी आनी चाहिए? मेरे ख्याल में उलमा ने कभी इसके ऊपर बिद्दत का या कोई फतवा लगाया ही नहीं है, क्योंकि इस इकोनॉमी लेकिन आपने वो बात करके दरिया को पूजे में बंद कर दिया बिलाल भाई, कि अपने वक्त के जो मौज़िन होते हैं या जो पढ़ाने वाले होते हैं, जो अजान देने वाले होते हैं, वो भी अपने वक्त के पैसे लेते हैं, क्योंकि उस दौरान वो कोई और काम नहीं कर सकते ऑब्वियसली। बहुत शुक्रिया बिलाल में आप साथ मौजूद थे। वक्त भी खत्म हो गया है नाज़रीन, इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे कल। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।